व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने बोला था हम एफ वाई यू जी पी का यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का सीरीज स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज में जो हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट, ये बहुत कंसेप्चुअल है। और भी बोला था जो इस पेपर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बैक पेपर लगता है, मतलब ऐसा भी देखा गया 80% जो होल्डर होता है ना उसको भी बैक मिलता है, जो एवरेज होता है तो उसको भी बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। तो मेरा कहने का जो मतलब है, अभी हमें इस पेपर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई तो करेंगे, हार्डवर्क तो करेंगे, लेकिन उसमें मतलब वो रट्टा नहीं मारेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझ के पढ़ना होगा। हमारा जो थीम होगा, जो कंसेप्ट होगा, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। कंसेप्चुअल स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और डिग्री में तो बहुत भाई मतलब कंसेप्चुअल तो पढ़ना ही है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आंसर, मतलब जो इंपॉर्टेंट, जो हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मतलब जो सीखा है तुमने ये नहीं आएगा। तो ये क्या है, मतलब हमें कंसेप्ट होने से हमारा जो राइटिंग स्किल है ये इंप्रूव करना है, कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना है। फिर हम तो जो भी क्वेश्चन आएगा वी कैन राइट फ्रॉम आवर साइड, मतलब जो मतलब तुम तुम्हारा साइड से लिख सकते हो। सो मैं जो बोल रहा था, हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे ये है हमारा, इस सब्जेक्ट का जो नाम है ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो दैट कम्स अंडर फर्स्ट सेम। तो फर्स्ट सेम में ये हमारा डीएससी 101। तो डीएससी यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोड, ये कोड हमने जो बोला ये फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दैट कम्स अंडर डीएससी 101। डीएससी यानी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोड। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो हम शॉर्टकट में बोलते हैं एफ ए। इस एफ ए में हमारा 5 यूनिट्स है, तो मतलब मार्क्स इज टोटल मार्क्स इज 100 आउट। ये आप असम यूनिवर्सिटी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडिया का किसी भी यूनिवर्सिटी हो, ये सब मतलब या प्रोफेशनल कोर्सेज एमबीए बीबीए कर रहे हो या दूसरा कुछ कर रहे हो, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये रहेगा ही रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट ये हमारा असम यूनिवर्सिटी में या हर यूनिवर्सिटी में मतलब ऐसा एक कॉमन सब्जेक्ट है, कॉमन जो थीम रहता है ये ऑल इंडिया। वैसे भी तो हमारा एनईपी में जो सिलेबस, मोस्ट ऑफ द सिलेबस मतलब मोर देन 80 और 90% सेम ही रहता है। थोड़ा 10% और 5% या 15% इधर उधर रहता है। जो बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दैट इज हमारा 5 यूनिट रहता है। तो इसमें टोटल मार्क्स रहता है 100, और 100 का ब्रेकअप ऐसा है 30 प्लस 70, 30 का। तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 5 यूनिट्स होते हैं। आउट ऑफ 5 यूनिट्स पहला जो यूनिट है इट कवर्स थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी यहाँ पे जो है हम लोगों ने या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई किया था। फिर हमारा यूनिट टू में जो हमारा है दैट इज हमारा कुछ आइटम लाइक डिसोल्यूशन, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये सब हमारा यूनिट दैट इज हमारा 2 में है। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 से। तो मैंने जो बोला था हमारा जो 5 यूनिट्स है, ये 5 यूनिट्स बिफोर एग्जाम हम कवर करेंगे, थ्योरी एज वेल एज द न्यूमेरिकल। और एग्जाम ओरिएंटेड जो जो हमारा इंपॉर्टेंट आता है ये भी हम कवर करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज हायर परचेज सिस्टम। सो पहले हमें ये समझना होगा व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम कब अप्लाई होता है, वो कैसा होता है, ये एकदम कंसेप्चुअल है। अगर तुम इस क्लास में इस एपिसोड में हम पूरा कंसेप्ट दे देंगे, हायर परचेज का मीनिंग क्या होता है, हायर परचेज का कैलकुलेशन कैसा होता है, इस एपिसोड में हम दिखा देंगे। तो आपको ये एपिसोड पूरा देखना होगा। पूरा ये सब कुछ भूल जाओ, हमें हायर परचेज तो ठीक है। मान लो हमें हम डिग्री में अभी आ गए, अभी आपने जिद लगाया, पापा को या मम्मी को बोला, पापा या मम्मी मुझे किसी ने बोला स्कूटी चाहिए, किसी ने बोला मुझे बाइक चाहिए। मान लो आपको एक रॉयल एनफील्ड चाहिए। तो रॉयल एनफील्ड चाहिए, रॉयल एनफील्ड का से मान लो फॉर एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। सो मान लो, या रॉयल एनफील्ड क्लासिक बुलेट जो है 350, मान लो उसका प्राइस 2 लाख से मतलब एक अप्रोक्स एक प्राइस है दैट इज 2 लाख। तो आपने मतलब कलर भी चूज कर लिया, बाइक भी सिलेक्ट हो गया, हमें रॉयल एनफील्ड लेना है ब्लैक कलर का, ये कलर चूज कर लिया। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 या बुलेट 350 ये लेना है, और उसका प्राइस है 2 लाख। नाउ द क्वेश्चन इज दैट मतलब अभी जो ये खरीदने के लिए जो चाहिए पैसा है, लेकिन फुल अमाउंट हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन हमें बाइक खरीदना है, कॉलेज में बाइक लेके जाना है भाई। लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। हमने हमारे पास मतलब मम्मी को बोला या पापा को बोला हमें तो बाइक चाहिए, लेकिन तो हम तो चाहिए ही चाहिए भाई। हमने जीद लगा दिया, हमें तो नहीं, तो खाना पीना छोड़ दिया, तुमने खाना पीना छोड़ दिया, एक्टिंग करना बाहर में खा रहे हो लेकिन मम्मी के सामने ऐसा बोल रहे हो हमने खाना पीना छोड़ दिया। तो मम्मी या पापा टेंशन में आ गए, बच्चे को तो, बेटे या बेटी को हमें ये देना है,
ये अब बेटी को रॉयल एनफील्ड नहीं चलाना है, आजकल सबको सब कुछ आता है, रॉयल एनफील्ड बेटे लड़की लोग भी चलाते हैं, डोंट वरी। तो मैंने जो बोला, जो रॉयल एनफील्ड का जो प्राइस है 2 लाख। नाउ द फादर, और आपके पास वो 2 लाख नहीं है, आपके पास है 50,000। तो उसका मतलब ये क्या है, मतलब आप बाइक नहीं खरीदोगे, लेकिन आपको तो बाइक खरीदना है। तो हम क्या करेंगे, हम शोरूम में जाएंगे, या जहाँ पे भी शोरूम है, मान लो आप बोला मतलब यहाँ से हो, आप सिलचर गए या करीमगंज गए या गुवाहाटी में गए या दिल्ली में गए, आप शोरूम में गए, तो शोरूम में जाके ये कलर चूज हो गया, तो जो सेलर है, जो सेलर से बात करोगे, ये हम बाइक है, ये प्राइस, इसका प्राइस तो 2 लाख है, लेकिन हम ये खरीदना चाहते हैं, और हम आउट ऑफ 2 लाख हम 50,000 देंगे, और जो हमारा 1,50,000 होगा, इस 50,000, 1,50,000 हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। जब पूरा इंस्टॉलमेंट मतलब सब ऐसा ऐसा करके, मतलब इंस्टॉलमेंट देते देते देते, मतलब जो भी एक मान लो 25,000 की इंस्टॉलमेंट है, तो 25,000 करते करते करते, जब तक ये जो फुल अमाउंट पेमेंट ना हो जाए, हम तब तक पेमेंट करते रहेंगे। तो ये जो हमने बोला, फिर मतलब इसमें क्या होता है, ओनरशिप की पोजीशन का बात आता है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये हम ये आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू जस्ट मूव टू द व्हाइट बोर्ड। तो हम व्हाइट बोर्ड में जाके एग्जाम्पल, इस वाला एग्जाम्पल लेंगे, इस वाला एग्जाम्पल लेके हम समझाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो हम एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब ये हम व्हाइट बोर्ड से समझाएंगे। सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बोला है, हम एक रॉयल एनफील्ड, ENFIELD, रॉयल एनफील्ड मतलब खरीदना है, से फॉर एग्जांपल बुलेट 350 या क्लासिक 350, जिसका प्राइस है, से फॉर एग्जांपल जिसका प्राइस है 2 लाख। कितना है प्राइस है? 2 लाख। उसका उसका कैश प्राइस है, मान लो कैश प्राइस है 2 लाख। तो आपके पास हमें तो बाइक चाहिए, बाइक का प्राइस कितना है, बाइक हमने लिखा 2 लाख, बट यू हैव कितना है, तुम्हारे पास है 50,000। कितना है? यू हैव 50,000। तो लेफ्ट आउट कितना हुआ? तो लेफ्ट आउट अमाउंट है 1,50,000। लेफ्ट आउट अमाउंट है 1,50,000। ये जो 1,50,000 है, दैट वन विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये हम कैसे देंगे? हम इंस्टॉलमेंट के बेसिस ये देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एन हायर परचेज। ये जो फिर जो अमाउंट आएगा, ये हम इंस्टॉलमेंट में बेसिस देंगे। तो इसमें हमारा मतलब जो बाइक का प्राइस है 2 लाख, और हमें डाउन जो पेमेंट करेंगे, स्पॉट जो पेमेंट करेंगे, वो ये है, जो स्पॉट पेमेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। जो स्पॉट पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। और जो 50,000 हमने डाउन पेमेंट, 50,000 हमने डाउन पेमेंट किया है। कितना किया फिर डाउन पेमेंट हमने? लेस डाउन पेमेंट हमने किया 50,000। और जो लेफ्ट आउट अमाउंट है, मान लो ये 50,000 करके ईयरली हम 3 इंस्टॉलमेंट देंगे, 50,000 प्लस हम इंटरेस्ट देंगे। ये हम बाद में बोल रहे हैं। तो ये देखो, ये जो हम बाइक खरीदा, मतलब 2 लाख से, 2 लाख प्राइस है, 50,000 हमने स्पॉट पेमेंट किया, फिर रिमेनिंग 50,000 उसके साथ प्लस ये भी ऐड कर ले इंस्टॉलमेंट। तो हम कंसेप्ट समझाने में मुझे इजी हो जाए। इंस्टॉलमेंट 50,000 प्लस इंटरेस्ट मान लो, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। इंटरेस्ट कितना? 10% ईयरली इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% PA, मतलब ईयरली हमें 10% इंटरेस्ट देना है। तो ये सब जो हो रहा है, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट देंगे 50,000, उसके साथ इंटरेस्ट भी देंगे। ये 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद हमारा जो अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट हमारा नील हो जाएगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट, हम जो यहाँ पे बोल रहे थे, ये क्यों पिक्चर आया हायर परचेज? पहला सवाल इज दैट, पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हायर परचेज अगर किसी भी सामान या किसी भी एसेट या किसी भी आइटम अगर हम कैश से परचेज कर लेते, तो यहाँ पे हायर परचेज का सिस्टम नहीं होगा। हायर परचेज इज एप्लीकेबल व्हेन इट इज परचेज्ड और सोल्ड ऑन क्रेडिट। जब आप परचेज करोगे क्रेडिट में, या जब जो सेलर सेल करेंगे क्रेडिट में, तब ये हायर परचेज का क्वेश्चन आएगा। सो व्हाट इज सिंपली एन हायर परचेज? हायर परचेज क्या है? व्हाट इज एन हायर परचेज? सो हायर परचेज सिस्टम, या सिंपली हम बोलेंगे अच्छा हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग ऑफ एनी एसेट। ये क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ऑफ सेल हम बोल सकते हैं। इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल। ये एग्रीमेंट दो पार्टी का मतलब ये दो पार्टी का बीच में हो रहा है। सो हायर परचेज इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग एन एसेट, और इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग, और इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। ये तुम एग्रीमेंट कर रहे हो सेल करने के लिए। ये कब होगा?
जब तुम कैश से नहीं खरीदोगे। लेकिन हायर परचेज एप्लीकेबल तब होता है, मान लो किसी एक बाइक मैंने जिसका लग्जरी प्रोडक्ट है, एक बाइक हो सकता है, एक कार हो सकता है, एक फ्रिज हो सकता है, टीवी, मतलब जिसका जो प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, जो तुम इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब किसी का 2 लाख किसी पैसा वाला के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये यू खरीद सकता है, तो उसके लिए अलग बात है। मान लो आपके पास पैसा है, मतलब बाइक खरीदना चाहते हो लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो इस टाइम यू कैन अप्लाई for hire purchase system. You can apply for hire purchase system. You can adopt that hire purchase system. So hire purchase is an agreement. It is an agreement. ये क्या है? It is an agreement. It is an hire purchase system is an agreement of hiring. It is an agreement of hiring, or better to say, it is an agreement. It is an agreement to sell. क्या है? ये agreement हो रहा है. सेल करेंगे. किस पार्टी में किस पार्टी में एग्रीमेंट हो रहा है? यस, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। इट इज एन एग्रीमेंट, याद रखना, इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। एक है हायर परचेजर, एक है हायर परचेजर। जो हायर परचेजर जो होता है, जो परचेज करते हैं, हायर परचेज में जो परचेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं हायर परचेजर। क्या बोलते हैं? हायर परचेजर। और एक क्या है? हायर वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर। क्या है? वेंडर का मतलब क्या है भाई? वेंडर का मतलब है सेलर। सो हायर परचेज, इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल, और इट इज एन एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग ऑफ एनी एसेट, और इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। फर्स्ट पार्टी क्या है? हायर परचेज। जो परचेज करते हैं, जो खरीदते हैं, उसको हायर परचेजर बोलते हैं। जो सेल करते हैं, उसको हायर वेंडर बोलते हैं। वेंडर मतलब सेलर, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हायर परचेज में क्या होगा? मान लो तुमने रॉयल एनफील्ड खरीद लिया 2 लाख, आपने 50,000 डाउन पेमेंट किया, 1 लाख, तो फिर 1,50,000 ये 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे। लेकिन अगर ये हायर परचेज में होता है, तो इस टाइम यू कैन, हायर परचेज में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हायर परचेज यू कैन एंजॉय द पोजेशन। मतलब जब ये एग्रीमेंट होगा, जब ये एग्रीमेंट प्लेस हो जाएगा, ये जब एग्रीमेंट डाउन हो जाएगा, जब एग्रीमेंट केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम, possession will be immediately transferred, possession, but the ownership will not be transferred. What I say, मैंने क्या बोला? हायर परचेज सिस्टम में जो पोजेशन होता है, पोजेशन इमीडिएटली ट्रांसफर होगा जब एग्रीमेंट बन जाएगा, लेकिन उसका ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। ओनरशिप ट्रांसफर तब होगा जब ये फाइनल पेमेंट फुल हो जाएगा, जब ये फाइनल पेमेंट, सब कुछ पेमेंट हो जाएगा, फाइनल पेमेंट 0 हो जाएगा, फाइनल इंस्टॉलमेंट 0, जब ये फुल पेमेंट हो जाएगा, इस टाइम ये ओनरशिप ट्रांसफर होगा। मतलब क्या है? मतलब मान लो तुमने हायर परचेज में रॉयल एनफील्ड लिया, तो रॉयल एनफील्ड तुम चला पाओगे, लेकिन कैन नॉट कंसीडर यू आर द ओनर ऑफ रॉयल एनफील्ड 350 या बुलेट या क्लासिक 350। आप ओनर इस, मतलब हायर परचेज में क्या होता है? पोजीशन ट्रांसफर होता है। पोजीशन मतलब आप बाइक लोगे, बाइक चला पाओगे, बाइक चलाओगे एज पर यू, जो भी जहां पे जाना था, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, शॉर्ट ड्राइव पे जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, मार्केटिंग में, आप चला पाओगे, आप यूज कर पाओगे, लेकिन आप ओनर नहीं हो। यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट, रॉयल एनफील्ड। तो ये है हायर परचेज का ब्यूटी। ये यू कैन कंसीडर ओनर अंटिल द फाइनल पेमेंट इज मेड। जब तक फुल पैसा पेमेंट हो जाएगा, मतलब मान लो 4 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट है, तो 3 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया विद इंटरेस्ट, इसने सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर दिया, सब कुछ पेमेंट करने के बाद फाइनल जो अमाउंट है नील आ गया। नील मतलब ब्लू नहीं, या 0 आ गया, मतलब 0 या नील का मतलब है तुमने सब कुछ पैसा पेमेंट कर दिया। मैं इस टाइम आप कला पाओगे, यू कैन कंसीडर योरसेल्फ, यस आई एम द ओनर ऑफ दैट रॉयल एनफील्ड। तो ये होता है हायर परचेज सिस्टम का एक फीचर। तो मतलब please keep in your mind, in case of higher purchase system, immediately it will be immediately transferred क्या होगा? हायर परचेज सिस्टम में पोजेशन इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा, बट ओनरशिप क्या होगा? ओनरशिप will be transferred until the final ownership will be transferred, but ownership will be transferred once मतलब फाइनल पेमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट once final installment payment is made, मतलब जब सब कुछ पैसा फाइनल इंस्टॉलमेंट पेमेंट इज मेड। मतलब क्या है? समझ में आया? अपने हायर परचेज सिस्टम में रॉयल एनफील्ड खरीदा,
अब रॉयल एनफील्ड चला पाओगे, बट आप रॉयल एनफील्ड का ओनर नहीं हो। ओनर इधर ओनर इन दैट टाइम वंस द फाइनेंस सब कुछ पैसा पेमेंट कर दिया, सब कुछ जो इंस्टॉलमेंट है सब कुछ पैसा पेमेंट कर दिया, तब तुम ओनर, यू कैन कंसीडर योर सेल्फ, यस आई एम द ओनर ऑफ दैट इज रॉयल एनफील्ड। ठीक है। रिपोजिशन, रिपोजिशन का मतलब क्या है? रिपोजिशन का मतलब ये होता है, मतलब मान लो 3 इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे हमने क्या बोला 3 इंस्टॉलमेंट, यू हैव टू पे 3 इंस्टॉलमेंट 50,000 करके वो 10% इंटरेस्ट। फर्स्ट पेमेंट दे दिया भाई, ठीक है, एकदम चंगा। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी दे दिया भाई, ठीक है। लेकिन थर्ड इंस्टॉलमेंट में तुम्हारा शादी लग गया या किसी प्रॉब्लम आ गया, तो इस टाइम तुम इंस्टॉलमेंट नहीं पे मतलब पे कर पा रहे हो, जो पैसा था सब शादी में खर्चा हो गया, तब आप पैसा पेमेंट नहीं कर पाओगे, या नहीं कर पाया। इस टाइम क्या होगा? द हायर वेंडर, ओनर कौन है? अच्छा, यहाँ पे जो हमने बोला ना पोजीशन या ओनरशिप या ट्रांसफर, उसका मतलब क्या है? आप बाइक चला पाओगे, लेकिन ओनरशिप किसके पास रहेगा? यस, ओनरशिप रहेगा सेलर के पास, क्योंकि आप ओनर नहीं हो। आप ये चला पा रहे हो, लेकिन आप ओनर नहीं, मतलब यू कैन नॉट कंसीडर यू आर द ओनर। तो अल्टीमेटली क्या बात हुआ, ये ओनर कौन है भाई? सेलर ही है। तो इस टाइम मैंने जो बोला 3 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया है, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया है, थर्ड इंस्टॉलमेंट तुमने नहीं दे पाया, तो इन दैट टाइम इफ द बायर और इफ द हायर परचेजर इज अनेबल टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, अगर उसने कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया और कोई भी इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाया, तो in that time the higher vendor, the seller has the right to repossess the goods। मतलब मान लो एक इंस्टॉलमेंट दिया, 2 इंस्टॉलमेंट दिया, 3 इंस्टॉलमेंट, थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट वो नहीं दिया, तो सेलर क्या करेंगे? जो शोरूम का जो ओनर है, ये जाके आपका घर में जाके ये बाइक, अगर आप बाइक कॉलेज में हो या घर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाइक उठा के लेके आ जाएगा, क्योंकि ये ओनरशिप, तो आप तो ओनर नहीं हो ना। अगर आप किसी इंस्टॉलमेंट में, कभी कभी होता है ना बंधन में, जो हमारा जो एसएजी ग्रुप होता है, कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर पाने से बहुत सारा दिक्कत आता है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये होगा भाई। अगर आपने पैसा नहीं दिया, तो इफ यू आर अनेबल टू, इफ अगर आपने मतलब इफ द हायर परचेजर इज अनेबल टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, द हायर वेंडर हैज द राइट टू रिपोजेस द गुड्स। पैसा नहीं पेमेंट कर पाए, तो सेलर के पास ये राइट होता है, ये जो सामान, ये जो एसेट है, ये जो बाइक है, ये उठा के लेके आ जाएगा। अभी बोलोगे सर भाई, दो जो भी बोलो या दादा जो भी बोलो, तो अभी क्या हो पोजीशन का मतलब समझ में है? मतलब ये जो मैं बोलने वाला था, तो मान लो 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट भी किया 50,000, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 विथ इंटरेस्ट पेमेंट किया, सेकंड इंस्टॉलमेंट 50,000 विथ इंटरेस्ट पेमेंट किया, अभी लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, तो इसलिए क्या किया सेलर आके तुम्हारा घर में आके ये बाइक उठा के लेके चला गया, उसके पास ये राइट है। अभी बोलोगे जो पैसा हमने ऑलरेडी दे दिया 50,000 प्लस और इंटरेस्ट मिला के मान लो 1,60,000 दे दिया, तो अभी क्या करोगे? ये जो 60,000, ये जो 1,60,000 सेलर को तुमने दे दिया, सेलर को तुमने मतलब परचेजर ने जो दे दिया, तो ये पैसा वापस मिलेगा कि ये पैसा रिफंड होगा क्या? नहीं भाई, ये पैसा रिफंड नहीं होगा। ये जो पैसा रिफंड नहीं होगा, तो ये जो पैसा उसको दिया है, ये दैट विल बी, ये पैसा जो दिया है उसको हायर चार्ज बोलेंगे। तुमने मेरा एसेट सेल किया, इसके बदले में भाई तुम्हें पैसा लिया है, तो उसको बोलते हैं हायर चार्ज। तो ये जो पैसा तुमने ऑलरेडी दे दिया, अगर उसने तुम्हारा एसेट उठा के, सामान उठा के लेके गए, तो ये पैसा वापस या ये रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये होता है रिपोजिशन का मतलब। और एक होता है मान लो पोजीशन का बात बोला, 2 पार्टीज एग्रीमेंट ऑफ हायरिंग, ये सब बहुत कंसेप्ट हमने बोला। और एक होता है टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने यहाँ पे मतलब दादागिरी किसने दिखाया? यहाँ पे दादागिरी दैट इज हायर वेंडर ने दिखाया। लेकिन और एक बात है, हायर परचेज में ये और एक राइट रहता है, राइट ऑफ क्या बोलते हैं, राइट रहता है, दैट इज राइट ऑफ वर्टिकल, राइट ऑफ हायर परचेजर को, मतलब हायर परचेजर को ये मतलब आफ्टर पहले डाउन पेमेंट कर दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट कर, लास्ट इंस्टॉलमेंट को ये इसका माइंड में कुछ इश्यू, मतलब उसका माइंड में ये आया, उसका रियल सेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इस टाइम इन दैट टाइम द हायर परचेजर हैज ए राइट टू टर्मिनेट ये एग्रीमेंट जो हुआ है, दैट हायर परचेजर कैन टर्मिनेट और कैन कैंसिल द एग्रीमेंट। सिमिलरली हायर परचेज पहले उसके पास राइट था, लेकिन हायर परचेजर के पास भी एक राइट है, उसका जो मतलब जो एग्रीमेंट बना गया, दैट हायर परचेजर हैज ए राइट टू टर्मिनेट और कैंसिल द एग्रीमेंट, लेकिन उसके लिए 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। आफ्टर गिविंग 14 डेज नोटिस,
ये दैट एग्रीमेंट कैन बी कैंसल बाय द हायर परचेजर। मैंने क्या बोला? तो क्या हो, तो सिंपली आई थिंक ये समझ में आया। हायर परचेजर क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम होता है। हायर परचेज सिस्टम इज अ सिस्टम where the goods will be purchased where the goods will be purchased on agreement to sale basis or agreement of hiring, and why there will be two parties, one is hire purchaser and one is hire vendor. Under hire purchase system, when the agreement takes place, the possession will be immediately transferred, but the ownership will be transferred until and unless the final payment is made. और एक बात है, in case of hire purchase system, if the hire purchaser is unable to pay an installment, in that time the hire vendor has a right to repossess the goods, and the amount of money which the hire purchaser has paid to the that is hire vendor, that amount will not be refunded. That amount will be treated as hire charge. At the same time, the hire purchaser has a right to terminate the contract, but उसके लिए but for that hire purchaser need to give one notice. After giving notice, after notice देने के 14 डेज के बाद, नोटिस देने के 14 डेज के बाद ही एग्रीमेंट कैंसिल कर सकता है। तो ये होता है हायर परचेज सिस्टम। समझ में आया? तो हायर परचेज सिस्टम क्या होता है, मीनिंग क्या है, क्या ये तो मीनिंग आ गया। एट द सेम टाइम ये फीचर भी हम बोल सकते हैं। फीचर क्या? एग्रीमेंट टू सेल, टू पार्टीज इन्वॉल्वमेंट होता है, पोजीशन ऑफ गुड्स ट्रांसफर होता है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। रिपोजिशन का भी बात बोला, टर्मिनेट मतलब जो राइट होता है, राइट ऑफ द हायर परचेज, ये भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे थोड़ा जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन कैसा करेंगे, तो ये थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं। कैलकुलेशन जो पार्ट होगा, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैंने जो बोला था कैश प्राइस, तो कैश प्राइस इज 12। तो व्हाट इज द कैश प्राइस? कैश प्राइस इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द एसेट। रॉयल एनफील्ड मतलब एक्सक्लूडिंग हायर चार्ज ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मान लो 2 लाख है, उसमें 2,20,000 2 लाख है कैश प्राइस और 20,000 है इंटरेस्ट, मतलब सब कुछ मिला के बाद 20,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये 2,20,000 हम कैश प्राइस नहीं बोलेंगे, जो कैश प्राइस बोलेंगे ये 2 लाख बोलेंगे। तो इसलिए कैश प्राइस इज द एक्चुअल प्राइस ऑफ द एसेट एक्सक्लूडिंग द हायर चार्ज, और जो हम इंस्टॉलमेंट या जो इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, या जो इंटरेस्ट जो बोलते हैं, सॉरी इंस्टॉलमेंट नहीं, जो इंटरेस्ट बोलते हैं, एक्सक्लूडिंग हायर चार्ज और इंटरेस्ट। तो कैश प्राइस है 2 लाख। डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है? आई थिंक डाउन पेमेंट का मतलब सबको मालूम है। जब हम बाइक खरीदोगे, इस टाइम जो एग्रीमेंट होगा, जब इनिशियल जो पेमेंट होता है, जब एग्रीमेंट के टाइम जो इनिशियल जो पेमेंट होता है उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो ये हमने डाउन पेमेंट किया, तो अभी कितना है? 1,50,000। और एक हमने बोला यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट होगा 10% पीए, मतलब ईयरली हमें 10% देना होगा। और इंस्टॉलमेंट हम ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट होगा 50,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट देना है, 3 इंस्टॉलमेंट, एंड ईच इंस्टॉलमेंट विल बी 50,000। तो हम क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे एड, पहले हम इंटरेस्ट देंगे ना, एड इंटरेस्ट कितना है? एड इंटरेस्ट 10%, कितना होगा? 10% पे। तो कितने का जो हमारा बैलेंस होगा उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट, नॉट ऑन 2 लाख। तो हमारा बैलेंस कितना है? हमारा बैलेंस है 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% कितना होगा? 15,000। कितना होगा? 15,000। ठीक है। तो हमारा टोटल अभी हमें कितना देना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं भाई तुमको सिर्फ ये कैश प्राइस है, तुम 3 ईयर ईयरली 50,000 इंस्टॉलमेंट दोगे, मतलब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ईयरली पकड़ा 3,000 और 50,000 इंस्टॉलमेंट दोगे, और तुमसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये तो तुम्हारा दादू का नहीं है भाई, या दादाजी का भी नहीं है, तो भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस कर रहा है। क्योंकि ये पैसा 3 इयर्स के 50,000 करके 3 इयर्स के बाद उसका फुल पैसा मिलेगा, और ये तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए भाई वो क्या करेंगे? इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे ना। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमसे क्या लेते हैं? बैंक इंटरेस्ट देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा है। फिर हम क्या देंगे? मान लो हमने ये इंटरेस्ट लगा दिया, फिर हम देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या देंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है? इंस्टॉलमेंट है 50,000, यहाँ पे लिख लेते हैं 50,000। और एक चीज हम थोड़ा ऐड करते हैं, ये 50,000 हम इंस्टॉलमेंट देंगे प्लस इंटरेस्ट। 50,000 हमारा इंस्टॉलमेंट कैसे होगा? 50,000 हम देंगे, उसके साथ इंटरेस्ट भी देंगे। तो यहाँ पे 50,000 तो हमने दिया है, इंटरेस्ट कितना है? फर्स्ट ईयर का 15,000, तो हम इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं। तो हमारा टोटल जो हमारा इंस्टॉलमेंट कितना होगा? 65 का होगा। कितना होगा? 65। तो हमने पेमेंट कर दिया, तो मतलब क्या है? माइनस हो जाएगा।
तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम हमारा लेफ्ट आउट बैलेंस कितना होगा, लेफ्ट आउट बैलेंस हमारा 1 लाख होगा। तो फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया। फिर हमारा सेकेंड ईयर का आएगा, ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर 1 साल हो गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर। अभी हम सेकेंड ईयर, फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम इंटरेस्ट देंगे। ये कैसा कैलकुलेशन होता है, ये करना पड़ता है न्यूमेरिकल सम में। तो हम इनिशियल पार्ट ही दिखा रहे हैं, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पीए। तो 1 लाख का 10% लगाओ, 1 लाख का 10% करने से कितना होगा भाई, 10,000। 1 लाख का कितना होगा, 10,000। तो अभी टोटल कितना हो जाएगा, 1,10,000। तो लेस अभी क्या करेंगे, लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट, लेस क्या करेंगे, लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का क्राइटेरिया क्या है, 50,000 प्लस इंटरेस्ट। तो हमारा 50,000 है, 50,000 प्लस हमारे इंटरेस्ट कितना है, 10,000। तो हमारा बैलेंस कितना होगा, मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा, 60। तो ये सब देने के बाद हमारा टोटल अमाउंट कितना आएगा, 50,000। टोटल अमाउंट कितना आएगा, 50, टोटल अमाउंट आएगा 50,000। ये हमारा सेकेंड ईयर का भी काम हो गया, ठीक है। फिर हमारा क्या करना पड़ेगा, हमारा अभी अभी हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट देना है। जब तक मतलब जब इनिशियली इंटरेस्ट ज्यादा रहता है, देखो यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 10,000, जब जितना तुम अमाउंट पे कर लोगे तो इंटरेस्ट ये रिड्यूसिंग बैलेंस में होता है ना, तब तुम्हारा इंटरेस्ट कम होता है। एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पी, एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। तो अभी इंटरेस्ट तो मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इसलिए प्लस होगा। इंस्टॉलमेंट हम पेमेंट कर देते हैं, तो ये इसलिए ये माइनस होता है। लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट, लेस थर्ड इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट क्या करें, 50,000 प्लस इंटरेस्ट। तो 50,000 प्लस इंटरेस्ट 5,000। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट आएगा 5,000। ये हमारा थर्ड ईयर का है, 3 साल का एग्रीमेंट था। फाइनली ये पेमेंट नीड हो गया। मतलब क्या है, हमने सब कुछ पैसा, मतलब ये है हमने सब कुछ पैसा पेमेंट कर दिया। एंड यू कैन कंसीडर यस आई एम द ओनर ऑफ दैट रॉयल एनफील्ड बुलेट, या ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन होता है, ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन होता है। ये जो हमने कैलकुलेशन किया ऑन एक एक, मतलब जो कैश प्राइस, डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, ये हमारा जो हमने कैलकुलेशन किया, ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन होता है। तो ये थोड़ा एडवांस वर्जन भी है। और दैट कैलकुलेशन हमें जर्नल एंट्री करना पड़ता है। जर्नल एंट्री मतलब इन द बुक्स ऑफ द दो पार्टीज है। तो इन द बुक्स ऑफ द जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर भी है, और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर भी है। जर्नल एंट्री के बाद कैसे हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, ये भी हमें सीखना पड़ेगा। कभी कभी ये भी होगा, हमारा सामने कैश प्राइस जो है ना, जो हमारा जो रियल प्राइस है, वो रियल प्राइस हमारा नहीं रहेगा, जो एक्चुअल प्राइस है ये ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए भी एक सेपरेट कैलकुलेशन होता है। तो ये तो हमारा बेसिक आइडिया है जो हमने जो डिस्कस किया। सो आई होप ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया आपको क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।